हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हिस्ट्री। मुझे आपको अब करवाने हैं वेरियस हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स 600 बीसी से 300 बीसी के बीच जो आए। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक कराना चाहता हूँ कि श्रमणा मूवमेंट एंड आजीविका स्पेशली, क्योंकि हम लोग जब मौर्यन पढ़ते हैं अशोक के बारे में या बिंदुसार के बारे में, तो हम काफी बार ये टर्म सुनते हैं आजीविकास, है ना, कि इनको पैट्रोनाइज किया था बिंदुसार ने। तो ये गलती ये पढ़ तो लिया हमने सुपरफिशियली, हम देखते हैं लेकिन इसके बारे में हम जानते नहीं हैं क्योंकि जनरली बुक्स में ज़्यादा दिया नहीं होता है। बट अब इस बार हम लोग कुछ भी यूपीएससी की तरफ से लाइटली नहीं लेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही सही लेकिन इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ठीक है, श्रमणा मूवमेंट। देखिए, अब अपने आप को इमेजिन कीजिए 600 बीसी के टाइम में। ऑलराइट, वैदिक कल्चर का बोलबाला है यहाँ पर हर जगह। इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ। प्रीस्टहुड डोमिनेशन चल रहा है। ऑलराइट, रिचुअल्स, वर्ना सिस्टम, ठीक है, सोशल डिफरेंशिएशन, इनइक्वालिटी, सब तरह की बीमारियों से ग्रस्त है सोसाइटी। तो फिर कुछ लोग जो इस तरह की चीजों से परेशान थे, जो इसे अच्छा नहीं मानते थे, उन्होंने इस रिलीजन का ही, ये जो रिलीजियस चीजें चल रही थी वैदिक के नाम पे, इनके अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू की जिसे हम कहते हैं श्रमणा मूवमेंट। So it was actually a religious movement only, okay, but it took different path. जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस थी वो नहीं, उनसे अलग एक अपना पाथ माना इन्होंने, जहां पर इन्होंने कहा कि वी रिजेक्ट द वेदास। क्योंकि जब तक ये पढ़ाया जा रहा था, सभी लोगों को बताया जाता वेदास आर इनफैलिबल और वेदास रीड करने की अथॉरिटी सिर्फ ब्राह्मण के पास है। ओके, तो इन लोगों ने कहा हम हमें पढ़ना भी नहीं है, हम आपके वेद को ऑल टुगेदर रिजेक्ट करते हैं, हम आपके रिचुअल्स को रिजेक्ट करते हैं, हम ब्राह्मण्स को रिजेक्ट करते हैं, आपका नॉलेज, आपकी प्रैक्टिसेस आप अपने पास रखिए, हम आपका प्रीस्टहुड नहीं मानते, कि हमें नहीं परफॉर्म करने कोई रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करवाने आपसे। इन्होंने कहा रिलीजन रिलीजन हमारे लिए बहुत सिंपल होगा। आप रिलीजियस हो, एक सिंपल ऑस्ट्रियल लाइफ फॉलो करो, कोई लग्जरी लाइफ नहीं। एक ब्राह्मण सब कुछ कर रहा है आपके लिए, ठीक है, रिचुअल्स करवा रहा है, कर रहा है, फिर बाद में जो भी आप दान दे रहे हैं वो सब वो अपने पास ले जा रहा है। तो ब्राह्मण से एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो इनने कहा ये कैसा रिलीजन है, ये कौन से रिलीजियस चीजें आप सिखा रहे हो सोसाइटी को, आप तो लग्जरी एंजॉय कर रहे हो। तो इन्होंने कहा नहीं, आप एक ऑस्ट्रियल लाइफ लीजिए और सिर्फ अपने स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ऑलराइट, सिंपल प्रैक्टिसेस, ऑस्ट्रियल लाइफ, अल्टीमेट गोल इज स्पिरिचुअल लिबरेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी श्रमणा मूवमेंट के कुछ बेसिक फीचर्स। ठीक है, अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होगा श्रमणा पे तो इतना काफी है। चलिए, अब मैं आपको लेके आता हूँ इसी श्रमणा ट्रेडिशन की ही जो रिलीजियस मूवमेंट चली। ये रिलीजियस मूवमेंट से ही सब कुछ निकल के आया, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ये सब श्रमणा मूवमेंट से ही निकले। आजीविकास, इसके अलावा कुछ और भी हैं, अजनंस, देन वी ऑल्सो हैव चार्वकास। ठीक है, ऐसे बहुत हैं। ऑलमोस्ट इस वक्त पे मोर देन 62 सेक्ट्स चल रहे थे। ऑलराइट, 62 अलग अलग सेक्ट्स चल रहे थे इस वक्त सोसाइटी में। क्लियर? तो मुझे आपको पढ़ाना है आज आजीविकास के बारे में। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा लेकिन इतना जरूर बता दूंगा ताकि आप प्रीलिम्स या मेंस में आने वाला कोई भी बाउंसर हैंडल कर सकें। चलिए, तो पहले हम इन आजीविकास के बेसिक फीचर्स देखते हैं। तो जो श्रमणा मूवमेंट के कॉमन फीचर्स हैं वो इनके भी हैं, जैसे नो गॉड, वी डोंट बिलीव इन गॉड। अब देखिए, याद कीजिए गॉड पर बुद्धिज्म क्या कह रहा था, हम ना एक्सेप्ट कर रहे हैं ना रिजेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, जबकि जैनिज्म क्या कह रहा था कि ठीक है गॉड होंगे बट वो जैन से नीचे हैं, सबसे ऊपर जिन है उसके बाद गॉड है। ऑलराइट, तो ये जो सोच थी ना जैनिज्म की
कि चलिए मान लिया गॉड है बट जैन से नीचे, और इनकी काफी सारी प्रैक्टिसेस, तो ये लोग ना अपने आप को पूरी तरह से ब्राह्मण, मतलब उस टाइम क्या हिंदू वर्ड था ही नहीं एक्चुअली, ये बहुत लेट आया है। उस टाइम ब्राह्मणिज्म वर्ड ही चलता था। ओके, तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म से ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। इसलिए जो कॉमन पीपल थे ना, उन्होंने जैनिज्म को उतना सपोर्ट नहीं किया जितना कि उन्होंने बुद्धिज्म को किया। बुद्धिज्म ने कहा नो, वी आर प्रैक्टिकल पीपल, वी आर प्रैक्टिकल रिफॉर्मर। ओके, क्योंकि जैनिज्म कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी के नाम पे वही सब अदर वर्ल्डलीनेस की बातें कर रहा था आपसे। ओके, इसीलिए जैनिज्म को कॉमन पीपल ने उतना तेजी से नहीं अपनाया जितना कि बुद्धिज्म को अपनाया था। ऑलराइट, चलिए, तो एक बात और बता देता हूँ यहीं पे, अगर हम तीन किंग देखें, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक। राइट, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पैट्रोनाइज किया या लास्ट अपने लाइफ के एंड में किसका सपोर्ट किया? जैनिज्म को। ऑलराइट, अशोक का हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बुद्धिज्म। व्हाट अबाउट बिंदुसार, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कहीं? अगर नहीं पढ़ा है तो जान लो फिर। अशोक ने खुद अपने सेवंथ पिलर इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि हिज फादर ये फॉलो करते थे आजीविका को। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? ये सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं सब आपको बता रहा हूँ। मुश्किल है कि ये सब पूछेगा यूपीएससी, बट फिर भी थोड़ा अपने नॉलेज के लिए जान लो। ठीक है, तो बिंदुसार ने इसको पैट्रोनाइज किया था। एंड ये कहा भी जाता है कि शुरू में क्या है, अशोक ने आजीविका को प्रोसिक्यूट भी किया है, बिकॉज दे वर क्वाइट अगेंस्ट, क्वाइट एंटागोनिस्ट टू बुद्धिज्म। तो अशोक ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको प्रोसिक्यूट कर किया था इनिशियल टाइम में। बाद में जब धर्म अपना लिया था उन्होंने, धर्म पॉलिसी फॉलो करने लगे, तब नहीं किया। बट ऐसा कहते हैं, ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस या प्रूफ नहीं है, बस हिस्टोरियंस के अपने अपने थॉट्स हैं। चलिए हम आते हैं वापस आजीविका पे। तो गॉड के बारे में हमने जान लिया, दे डोंट बिलीव इन दैट, एंड नीदर दे बिलीव इन दिस चक्र, दिस सर्कुलर टाइम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, दे बिलीव इन लीनियर कंसेप्ट ऑफ टाइम। ऑलराइट, बट यस दे ऑल्सो बिलीव इन एटॉमिक थ्योरी, कि सब कुछ एटम से मिलके बना है, अणु। अभी जब मैं आपको हेटेरोडॉक्साइड पढ़ाऊँ ना, उसमें एक आएगा अनुवाद, अनुवाद, तो वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगा। फिर ये भी जैनिज्म की तरह ही एक्सट्रीम एसेटिसिज्म प्रैक्टिस करने पे बिलीव करते थे। ठीक? ये भी न्यूडिटी को फॉलो करते थे। मैं कहना नहीं चाहता, बट जैसे आज हमारे नागा साधु थे ना, बस कुछ कुछ वैसे ही थे। बट ये नॉन वायलेंस के प्रीचर थे, दैट कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए लाइफ में, और ये सॉलिटरी लाइफ जीना पसंद करते थे। इवन ये एक्सट्रीम एसेटिसिज्म जो है ना यहाँ पे, इसका ये है कि ये लोग पता है जंगलों में रहते थे, एंड जैसे अब सॉलिटरी तो मतलब बिल्कुल लोगों के कांटेक्ट में आना पसंद ही नहीं करते थे, अगर कोई आ भी जाए तो ये लोग वहां से भाग जाते थे। एंड ये जंगलों में जब अकेले में रहना भी पसंद करते थे, तो ये एक्सट्रीम चीजों की तरफ जाते थे। लाइक जैसे अगर गर्मी पड़ रही है, तो ये दिन में जब सन एकदम अपनी पीक पे होगा ना, तब ये बाहर आ जाएंगे, उसके बाद फिर वापस चले जाते थे। उसी तरह ठंडियों में ये रात को जब ठंड एकदम पीक पे होती थी, तब ये बाहर आ जाते थे ठंड में और फिर वापस अपने केव्स में चले जाते थे। तो इस तरह का एक्सट्रीम एसेटिसिज्म फॉलो करने वाले लोग थे ये। ओके, फिर इनके फाउंडर थे मक्खली गोसला। फर्स्ट थिंग इनके बारे में याद हमें ये रखनी है, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ महावीर एज वेल एज गौतम बुद्ध। ऑलराइट, ये यूपीएससी के फेवरेट स्टेटमेंट होते हैं कंटेम्प्रेरी वाले। तो ये दोनों के कंटेम्प्रेरी थे, बट ये बहुत ज्यादा रेडिकल थॉट के थे। इनफैक्ट ये महावीर के साथ तो 6 साल तक वॉन्डर भी करते रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ फिलोसफिकल डिस्प्यूट्स हुए और इन्होंने अपना अलग रास्ता बना लिया। देन इन्होंने ये क्लेम किया कि मुझे एनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुका है, और एनलाइटनमेंट प्राप्त होने के बाद इन्होंने अपना खुद का सेक्ट फाउंड किया जिसे कहा गया आजीविकास, जिसका इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया श्रावस्ती यूपी में। ओके,
और मकली घोषला की शुरू की बर्थ के टाइम की बात करें तो इनके फादर हुआ करते थे शरवना। ऑलराइट। तो ये एक बार श्रावस्ती आए थे यानी कि यूपी। तो वहां पर इन्होंने रेफ्यूजी मांगा लोगों से रहने के लिए, बट इनको कोई रेफ्यूजी मिला नहीं, मतलब इनको जगह मिली नहीं रहने की। तो इन्होंने अपना रहना एक गौशाला में रख लिया, ठीक है, वहां पे रहने लगे गौशाला में। और वहीं पे इनका बर्थ हुआ, इसलिए इनके नाम के साथ जोड़ा गया गौशाला। ऑलराइट, समझ में आया इनके नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इनका बर्थ गौशाला में हुआ था, बिकॉज इनके फादर को कोई रहने की जगह मिली नहीं थी। ऑलराइट। और फिर मैंने आपको बताया कि रेडिकल थॉट के थे, काफी रैशनलिस्ट थे कि कोई बात अगर आप कह रहे हो तो प्रूफ करके दिखाओ, सिर्फ आपके कहने मात्र से हम नहीं मान लेंगे। जबकि वैदिक प्रैक्टिस में ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो मान लो। और वो हमारे इंडियन कल्चर में कहीं ना कहीं इनबिल्ट भी हो गया है कि बड़ों से जुबान नहीं लड़ाते, बड़ों को क्वेश्चन नहीं करते। बट सच ये है कि आपको अगर रैशनलिस्ट हो तो आप किसी भी चीज की वजह जानने की कोशिश करो, ठीक है। अगर वैदिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वो जानते नहीं थे कि आसमान में बिजली क्यों गरजती है। दे न्यू इट। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो ट्रैवलर्स बाद में आए, उन्होंने लिखा है कि दे हैड दिस नॉलेज, बट उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने के बस हमेशा ये कहा कि नहीं, ये तो भगवान का क्रोध है। ऑलराइट। तो इस तरह की चीजों के अगेंस्ट थे, ये बहुत रैशनलिस्ट थे कि जो कह रहे हो वो प्रूफ करो। ऑलराइट। अगेन ही ऑल्सो डेंट बिलीव इन वेदास। इनके जो फादर थे ना, सर्वना, ही वॉज एक्चुअली स्ट्रीट एंटरटेनर। सड़क पे करतब दिखाते थे। तो इनिशियल लाइफ में तो इन्होंने भी यही किया, फिर बाद में ये इन चीजों से दूर हो गए। अब इनकी जो भी टीचिंग्स थी ना वो सब लॉस्ट हो चुकी हैं, तो हमें ऐसा कोई टेक्स्ट मिलता नहीं है। ओके। इस सेक्ट की जो आजीविका की टीचिंग्स थी, ये कहीं नहीं मिलती हमें किसी भी टेक्स्ट में। फिर एक और बात इनकी ये थी कि इन्होंने सिंगिंग एंड डांसिंग को रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंक्लूड किया था। राइट। अपना मस्त मगन होके नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं भगवान की। ऑलराइट। देन इनका मानना था कि विमेन के साथ किसी भी तरह का रिलेशन रखना कोई सिन नहीं है। ओके। जैसा कि बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क से माना जाता था, इन्होंने कहा था ऐसा कोई सिन नहीं है ये, क्योंकि इट्स नेचुरल। उसके बाद इन्होंने रेपुटेशन अटेम्प्ट की थी एज अ एस्ट्रोलॉजर। ऑलराइट। देन अब हुआ क्या, जब इनकी डेथ नजदीक आई थी ना, तब ये बहुत ज्यादा हैवी ड्रंक करने लगे थे, ये हमेशा नशे में रहते थे और पता नहीं कुछ अजीब ही बिहेव करने लगे थे। तो इवन इन्होंने अपने लोगों से, फॉलोअर से ये भी कहा था कि जब मेरी डेथ हो जाए ना, तो मेरी बॉडी को जितना डिसऑनर कर सकते हो उतना डिसऑनर करना। तो इन्हीं की विश को पूरा करते हुए इनके फॉलोअर्स ने इनकी डेड बॉडी को बाद में एक कमरे में रखा और बंद करके फिर बहुत गालियां दी, भर भर के गालियां दी, जस्ट टू फुलफिल हिज विश। ऑलराइट। तो ये इनकी लाइफ यहाँ पे एंड हो जाती है। उसके बाद दे बिलीव्ड इन फिलोसफी ऑफ प्री डिटर्मिनिज्म। अभी जब मैं हेटेरोडॉक्स ऐड कराऊंगा तो उसमें भी आएगा प्री डिटर्मिनिज्म। इनका कहना कि देखिए सब कुछ डेस्टिनी के हिसाब से ही होगा, आप ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है। देर इज नो फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इनकी फिलोसफी कहती थी। देर इज नो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑलराइट। फिर ओवर द टाइम क्या हुआ कि वहां से ये दूर होते चले गए और फिर ये सदर्न इंडिया की तरफ आ गए। सदर्न इंडिया में कुछ टाइम तक इन्होंने सरवाइव किया, बट 13th सेंचुरी तक आते आते ये चोलास, पल्लवास, इन लोगों ने ना बहुत हैवी टैक्सेस इंपोज किए इन पे। जनरली ये सब रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये लोग टैक्स से बाहर होते थे, राइट, इनको नहीं देना पड़ता था। बट इनके अगेंस्ट बहुत हैवी टैक्स लगाए गए, इवन 20 to 30 टाइम्स ज्यादा टैक्स दूसरे लोगों से। ऑलराइट। तो इस तरीके से धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले गए एंड 14th सेंचुरी तक आते आते दे वर एब्जॉर्ब्ड इन वैष्णविज्म अंडर भक्ति मूवमेंट। ओके। एंड फाइनली एक्सटिंक्ट हो गए। सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू इन श्रमणा एंड आजीविकास। इसके अलावा अब मुझे आपको करवाने वेरियस हेटेरोडॉक्स सेक्ट, करीब 6-7 हैं, जो मैं शॉर्ट में करवाऊंगा आपको सिर्फ, क्योंकि मैं प्रीलिम्स में नहीं चाहता कि आप कोई मार्क्स लूज करें। जैसे उसमें आएगा एक हमारा उच्छेदवाद। ऑलराइट। उच्छेदवाद, देन देयर इज नियतिवाद एंड मटेरियलिज्म। अब देखिए ये सब ना करना और ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपीएससी अब जो कोर सिलेबस होता है ना अपना हिस्ट्री का,
इंडस वैली, मौर्य, इनसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे पहले आते थे वैसे नहीं आ रहे हैं अब। तो आपको ये जो फ्रिंज टॉपिक जिनको अभी तक माना जाता था, वो अब करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप ऐसे एक एक करके क्वेश्चन छोड़ने जाएंगे कि ये छोड़ देता हूँ वो छोड़ देता हूँ, तो ऐसे करके आप 8-10 क्वेश्चन वही लूज कर देंगे। ऊपर से फिर 10 क्वेश्चन वो ऐसे डालता है जो बिल्कुल आप आंसर नहीं कर सकते उन्हें। अब अगर आप 80 क्वेश्चन का पेपर समझ के अटेम्प्ट करेंगे और उसमें से फिर आप सोचें कि मैं 60 करेक्ट कर लूं, तो वो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ओके। तो उसके बाद अक्रियवाद करेंगे हम, उसके बाद अनुवाद, ANU अनुवाद, एंड लास्टली विल बी अनिश्चितवाद। तो ये 6 हमारे हो जाएंगे हेटेरोडॉक्स सेक्ट। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी। ये सारी फिलोसफीज के आपने नाम सुने होंगे, लेकिन इनके बारे में बस ज्यादा नहीं, 5-5 6-6 पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप एग्जाम में कभी आ जाए सरप्राइज के तौर पे तो हैंडल कर लें। एक है हमारी सांख्य फिलोसफी, दूसरी है वैशेषिका, राइट, तीसरी है न्याय। ये सब नाम आपने सुने होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने ये सब नाम सुने नहीं है। और ये जितनी भी फिलोसफी ना, ये सब निकली इन हेटेरोडॉक्स सेक्ट से ही हैं। मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पढ़ाते टाइम कि किस किस हेटेरोडॉक्स सेक्ट से ही निकली हैं ये सब फिलोसफी। उसके बाद योग, इसके बारे में तो आप लोग काफी कुछ जानते हैं ना, इसके फाउंडर भी पतंजलि हैं, ये भी पता होगा। देन देयर इज मीमांसा एंड वेदांता। ऑलराइट, ये 6 फिलोसफी आपको करवाऊंगा। तो इसके बाद आपका एंशिएंट इंडिया से रिलीजन का पार्ट जितना भी है वो सब कवर हो जाता है। फिर आप आराम से अपना क्वेश्चन हैंडल करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में आए या मेंस में आए। ओके, तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिए, बार बार रिवीजन करते चलिए, और पूरा हिस्ट्री एकदम सॉलिड कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।